हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हम सबके फेवरेट एनिमे यानी कि टोक्यो रिवेंजर सीजन 3 के एपिसोड नंबर 3 को। और इस एपिसोड में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है तेंजुको गैंग और इज़ुना के बारे में। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और हाँ, वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो अब तक हमने देखा कि टाकामिची वापस से प्रेजेंट में आने के बाद नारुतो को पास्ट में होने वाली सभी चीजों के बारे में बता देता है और साथ ही उसका सामना ब्लैक ड्रैगन के 10 जनरेशन के लीडर यानी कि ताइजू से भी होता है, जिसे देखकर टाकामिची की तो हवाएं ही उड़ जाती हैं। लेकिन ताइजू अब पहले से काफी ज्यादा सुधर चुका होता है तो वो टाकामिची को कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद टाकामिची नारुतो के साथ ताइजू के रेस्टोरेंट में आता है उससे इज़ुना और तेंजुको गैंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, जिस पर ताइजू बताता है कि इज़ुना पहले ब्लैक ड्रैगन का लीडर हुआ करता था, लेकिन इसके बाद उसने तेंजुको नाम की एक गैंग बना ली और साथ ही उसने तेंजुको गैंग से फाइट भी कर ली थी, जिसकी हार जीत का कोई भी फैसला नहीं हो पाया और दोनों गैंग्स ही आपस में मर्ज हो गई। तो इसके बाद इज़ुना, किसके और माइकी तीनों ही इस गैंग के लीडर बन गए। लेकिन क्योंकि अब माइकी मर चुका है और किसके भी अब्रॉड जा चुका है तो अब तो मान गैंग का लीडर है इज़ुना कुरोकावा। और मैं आपको बता दूं कि किसके प्रेजेंट में मरता नहीं है बल्कि वो अपनी फेक डेथ करवाता है इज़ुना की हेल्प से। खैर तभी ताइजू के रेस्टोरेंट में कोको और इनोपी आ जाते हैं और उनके साथ टोमान के काफी सारे बंदे भी मौजूद होते हैं। जिसके बाद ताइजू टाकामिची और नारुतो को यहाँ से भगा देता है और रास्ते में किसके और इज़ुना आकर टाकामिची और नारुतो को मार देते हैं। लेकिन मरने से ठीक पहले ही टाकामिची नारुतो का हाथ पकड़कर वापिस से पास्ट में टेलीपोर्ट हो जाता है। और अब आगे तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि टाकामिची वापिस से पास्ट में आ चुका होता है और वो सीधा भागते हुए जाता है नारुतो के पास यानी कि छोटे वाले नारुतो के पास, क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा होता कि प्रेजेंट वाला नारुतो मर चुका है। तो वो छोटे वाला नारुतो का हाथ पकड़कर वापिस से प्रेजेंट में जाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि नारुतो सचमुच में प्रेजेंट में मर चुका है। जिसका मतलब है कि अब टाकामिची यहीं पास्ट में ही फंस चुका है और वो वापिस प्रेजेंट में नहीं जा सकता जब तक कि वो यहाँ सब कुछ ठीक ना कर ले। फिर इसके बाद टाकामिची काफी ज्यादा सैड भी हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि कैसे नारुतो ने हमेशा उसका साथ दिया है और नारुतो की वजह से ही वो अपनी लाइफ में यहाँ तक पहुँच पाया है। जिसके बाद टाकामिची वहीं बैठ जाता है और वो नारुतो से कहता है कि तुम यहाँ जा सकते हो और मुझे माफ करना तुम्हें इतनी रात को यहाँ बुलाने के लिए। लेकिन वो देखता है कि अभी भी नारुतो सामने ही खड़ा होता है। जिसके बाद टाकामिची नारुतो से कहता है कि नारुतो, क्या तुम्हें याद है जब हम दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे, जब इना मर चुकी थी और हम दोनों मिलकर फ्यूचर में अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे उसे बचाने के लिए। लेकिन अब मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूँ क्योंकि तुम भी फ्यूचर में मारे जा चुके हो और पता नहीं कि मैं अकेला सब कुछ ठीक कर भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा सब कुछ ठीक करने की और मैं हिना को और तुम्हें भी बचा कर रहूंगा। लेकिन तभी हिनाटा टाकामिची के पीछे से आकर उसके कंधे पर अपना सर रख लेती है और उसे आई लव यू कहती है और साथ ही उसने सब कुछ भी सुन लिया होता है क्योंकि वहाँ हिनाटा खड़ी थी, जिसे टाकामिची नारुतो समझकर सब कुछ बता देता है। जिसके बाद हिनाटा टाकामिची से पूछती है कि फ्यूचर में तुम कितने साल के हो और जब मैं फ्यूचर में मर गई थी तो क्या तुमने मुझे तब प्रपोज कर दिया था या नहीं। टाकामिची काफी ज्यादा नर्वस होकर कहता है कि नहीं अभी तक तो एक बार भी नहीं, लेकिन हमेशा से ही मैं तुमसे शादी करना चाहता था। जिस पर हिना कहती है कि क्या तुम मुझे अभी प्रपोज कर रहे हो। टाकामिची कहता है कि हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। जिस पर हिना कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर तो मैं खुशी खुशी मर सकती हूँ। और ये सब देख रहे हो ना भाई, कितनी लॉयल बंदी है इसकी। हिना की बातें सुनकर टाकामिची फिर से काफी ज्यादा मोटिवेट होकर कहता है कि एक बार फिर से पास्ट में टाइम ट्रेवल करने के बाद अब मुझे पता चल चुका है कि मेरे दुश्मन कौन है और इस बार मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं अपना फ्यूचर ठीक करके ही रहूंगा। जिसके बाद टाकामिची भाग कर कहीं जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि भले ही किसके टाइम ट्रेवल कर सकता है, लेकिन इस वक्त मेन बंदा है इज़ुना और मुझे सबसे पहले पता लगाना होगा कि आखिर ये माइकी इज़ुना पर इतना ज्यादा ट्रस्ट क्यों करता था। और तभी उसे रास्ते में ड्रॉकिन मिलता है जो कि कहीं जा रहा था और तभी यहाँ से शिफ्ट हो जाता है हमारे प्यारे माइकी की तरफ, जहाँ वो अपनी नींद से अभी अभी उठकर आ रहा होता है अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए। और इसे देखकर तो कोई भी ये नहीं बोल सकता कि ये टोमान गैंग का लीडर है। फिर इसके बाद ड्रॉकिन टाकामिची को लेकर सीधा माइकी के घर आ जाता है और माइकी इन दोनों को उसके रूम में वेट करने का कहता है। टाकामिची माइकी के घर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसका घर काफी ज्यादा अच्छा था और उसका रूम भी एक सेपरेट जगह पर बना हुआ था। जिस पर ड्रॉकिन इसे बताता है कि ये रूम असल में पहले एक गराज हुआ करता था जहाँ शिनिचिरो सानो यानी कि माइकी का बड़ा भाई बाइक्स रिपेयर करता था और हम दोनों पूरा दिन उसे यहाँ बैठकर देखा करते
करते थे। तो खैर इसके बाद माइकी भी यहाँ आ जाता है और ये लोग इज़ना के बारे में बात करने लगते हैं, जिसके बाद ड्रॉकिन कहता है कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताने वाला हूँ कि माइकी का जो बड़ा भाई था शिनिचिरो सानो, असल में उसी ने ही ब्लैक ड्रैगन की शुरुआत की थी। जिस पर टाकामिची कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। जेसन ड्राकन कहता है कि क्या तुम सरप्राइज नहीं हुए? टाकामिची कहता है कि मैं तो सचमुच में काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया हूँ और यहाँ तक कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। अब इसमें इस बेचारे टाकामिची की भी क्या ही गलती है, क्योंकि इसे फ्यूचर और पास्ट दोनों की बातें ही याद रखनी होती हैं और साथ ही इसे तो ये बात ऑलरेडी फ्यूचर में पता चल चुकी है, तो वह कैसे सरप्राइज हो सकता है। क्या ड्रोकिन बताता है कि ये बात सिर्फ मुझे, माइकी और बाजी को पता थी और जब हमने काजोटोरा की हेल्प की थी ब्लैक ड्रैगन से लड़ने में, तो हमने कोशिश की थी कि ये बात टोमान गैंग के किसी भी मेंबर को पता ना चल सके, क्योंकि इससे टोमान गैंग के मेंबर ही हमारे खिलाफ हो सकते थे। माइकी कहता है कि मैंने इस बारे में अपने बड़े भाई से बात की थी कि हम लोग ब्लैक ड्रैगन की 9 जनरेशन से फाइट करने वाले हैं। जिसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ माइकी शिनिचिरो से कहता है कि अब ब्लैक ड्रैगन वैसे नहीं रही जैसा कि हुआ करती थी, अब वो काफी ज्यादा इविल हो चुकी है। जिस पर शिनिचिरो कहता है कि एक टाइम पर ब्लैक ड्रैगन ही मेरे लिए सब कुछ हुआ करती थी, लेकिन अब 8 जनरेशन के लीडर ने उसे पूरी तरह से चेंज कर दिया है। और वैसे भी माइकी, क्या तुम्हें पता है कि मैंने ब्लैक ड्रैगन सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ी थी ताकि तुम उसे टेक ओवर कर सको। जिसके बाद फिर से प्रेजेंट में सीन शिफ्ट हो जाता है और ड्रोकिन कहता है कि वो 8 जनरेशन का लीडर था जिसने ब्लैक ड्रैगन को पूरी तरह से चेंज कर दिया, और वो था इज़ना कुरोकावा। जिसके बाद यहाँ माइकी की सिस्टर यानी कि एमा भी आ जाती है इन सब के लिए चाय वगैरह लेकर, और टाकामिची माइकी से पूछता है कि क्या तुम इज़ना को जानते हो? माइकी कहता है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता कि वो कौन है। जिस पर एमा कहती है कि वो मेरा बड़ा भाई है। जो सुन सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और पूछते हैं कि कौन? जिस पर एमा फिर से कहती है कि इज़ना वो मेरा बड़ा भाई है। और माइकी, मैंने तुम्हें पहले भी तो बताया था ना इस बारे में कि मेरा लास्ट नेम कुरोकावा है। और ये सुनकर टाकामिची को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और मुझे पता है कि आप सब लोग भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, लेकिन डोंट वरी, मैं आप लोगों को सब कुछ बताता हूँ कि असल में एमा और इज़ना दोनों बहन भाई हैं और बचपन में एमा को माइकी की फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था, जिसका मतलब है कि एमा माइकी की हाफ सिस्टर है, तो इस हिसाब से इज़ना भी माइकी का हाफ ब्रदर हुआ। इसके बाद टाकामिची एमा से पूछता है कि तुम इज़ना के बारे में क्या कुछ जानती हो? जिस पर एमा कहती है कि मुझे उसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, लेकिन मुझे बस ये पता है कि वो शिनिचिरो सानो को अपना बहुत अच्छा दोस्त और अपना बड़ा भाई मानता था और वो उसे रोज लेटर भी भेजा करता था। जिसके बाद वो शिनिचिरो सानो का एक पुराना सा बॉक्स लेकर आती है, जिस पर इन्हें इज़ना के काफी सारे लेटर्स मिलते हैं और ये सभी लोग उन लेटर्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिनसे इन्हें ये पता चलता है कि इज़ना शिनिचिरो को अपना बड़ा भाई मानता था। जिसके बाद माइकी भी एक लेटर पढ़ता है और उसे पढ़ने के बाद वो वहाँ से उठकर चला जाता है और कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ी ताज़ी हवा खाने के लिए। और जब ये लोग उस लेटर को पढ़ते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इज़ना माइकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि जब भी शिनिचिरो माइकी के बारे में कोई बात करता था तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो इसीलिए इज़ना ने ब्लैक ड्रैगन को टेक ओवर किया था ताकि वो टोमान गैंग को हराकर माइकी को सबक सिखा सके। एमा बताती है कि इज़ना बहुत अकेला था, क्योंकि मुझे तो फैमिली मिल गई थी लेकिन उसे नहीं, तो इस वजह से वो हमेशा ही एक फैमिली चाहता था। ड्रोकिन बताता है कि सबसे पहला इंसान जो कि इज़ना से मिला था वो था शिनिचिरो सानो। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इज़ना शिनिचिरो को अपना बड़ा भाई मानता था और उससे अपनी हर एक बात शेयर करता था, तो इस वजह से वो माइकी से काफी ज्यादा नफरत भी करता था। ड्रोकिन कहता है कि जो ब्लैक ड्रैगन की 9 जनरेशन का लीडर था शियुन मादारामे, उसने हमें बताया था कि वो 8 जनरेशन के लीडर की विल को पूरा करेगा, यानी कि माइकी और टोक्योमांजी गैंग को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसलिए अब इज़ना ने तेंजुको नाम की अपनी एक खुद की गैंग बनाई है माइकी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। खैर इसके बाद टाकेमिची वापिस से घर आ जाता है और चीफुयू को इस बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है कि चीफुयू, मैंने तुम्हें ये सब कुछ इसलिए बताया है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और साथ ही मैं तुम पर काफी ज्यादा ट्रस्ट भी करता हूँ, लेकिन अब से मैं तुम्हें इस झमेले में नहीं घसीटूंगा और ये सब मैं अकेले ही हैंडल करूंगा, क्योंकि अब मैं वापिस से फ्यूचर में नहीं जा सकता और अब मेरे पास ये लास्ट चांस है सब कुछ ठीक करने का। और वैसे भी मुझे सब पता है कि आगे क्या होने वाला है और मुझे ये भी पता है कि मेरे दुश्मन कौन है और मुझे ये भी पता है कि अब मैं ये सब कुछ कैसे ठीक कर सकता हूँ। मुझे बस इज़ना और किसके को मारना होगा और सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा और अब से ये लड़ाई मेरी और तेंजुको की है। चीफुयू कहता है कि अच्छा तो तुम ये बताओ कि फर्स्ट डिवीजन का क्या होगा, क्योंकि तुम फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन हो और वैसे भी ये लड़ाई तुम्हारे अकेले की नहीं बल्कि हम सब की है और वैसे भी हम सब फर्स्ट डिवीजन में ही हैं और तुम हमारे कैप्टन हो, तो हम तुम्हें अकेला छोड़ने वाले नहीं हैं। जिसके बाद टाकामिची के बाकी सभी फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और वो सभी भी काफी ज्यादा जोश में होते हैं और कहते हैं कि हम सब मिलकर सेंजुको गैंग की वाट लगा देंगे। टाकामिची भी इन सब को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये सब लोग भी काफी ज्यादा खुश लग रहे होते हैं, लेकिन इनकी ये खुशी बस कुछ ही देर के लिए होती है, क्योंकि तभी नीचे एक गाड़ी आती है और इसे एक बंदा बाहर आता है और इसने भी टोमान गैंग की यूनिफॉर्म पहनी होती है।
वो टाकामिची को नीचे बुलाता है और टाकामिची देखता है कि गाड़ी के अंदर टोमान गैंग के 5th डिवीजन का कैप्टन यानी कि मूचो बैठा था। जिसके बाद 5th डिवीजन के सभी बंदे टाकामिची के दोस्तों को घेर लेते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। मूचो टाकामिची की बहुत बुरी तरह से धुलाई करना शुरू कर देता है। टाकामिची को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वो मूचो से कहता है कि क्या हुआ भाई, हम सब लोग तो एक ही गैंग में है ना, तो फिर तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो। जिस पर मूचो कहता है कि ये इजना बीना मेरा काम फिजूल में ही बढ़ा देता है। और इसके बाद भी वो टाकामिची को बहुत बुरी तरह से मुक्के मारता रहता है और अपने बंदों से कहता है कि इसे गाड़ी में डालो। और इसके बाद जब टाकामिची की आंखें खुलती हैं तो वो एक अंधेरी सी जगह पर होता है और साथ ही वो देखता है कि यहाँ कोको और इनोपी भी कुर्सी के साथ बंधे हुए होते हैं और इन्हें भी बहुत बुरी तरह से पीटा गया होता है। और यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।